दोस्तों गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू चैनल। मेरा नाम संतोष है और आप देख रहे हैं गोल्ड स्मिथ ट्रेवलर। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो जनाब इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो बनाता रहता हूं और दुनिया में हर जगह घूमता रहता हूं, तो इससे संबंधित जानकारी देता रहता हूं मैं अपने चैनल पर, तो आप फ़ायदे में रहेंगे। तो आज का वीडियो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का मैंने वीडियो दरअसल बेस किया है, मैं अपने नेपाल यात्रा को एक विस्तृत करना चाहता हूं कि आप नेपाल में कैसे जाना चाहते हैं और कैसे जा सकते हैं। दरअसल मुझे कई दिनों से इंस्टाग्राम पर मैसेज आ रहे थे कि आप नेपाल यात्रा के बारे में बताइए, आप हाल ही में नेपाल घूम कर आए हैं, तो नेपाल कैसे जाया जाए, वहाँ पे 7 दिनों के लिए कैसे रुका जाए। तो मैंने कुछ ऐसा जो प्रश्न था मेरे सब्सक्राइबर्स का, तो वो मैंने लिया है, आप देख सकते हैं। इसमें मैंने उन सभी प्रश्नों को इसमें लिखा हुआ है और एक एक करके इन सभी प्रश्नों का मैं जवाब दूंगा अभी। दोस्तों मेरा पहला प्रश्न जो मेरे सब्सक्राइबर्स ने किया है, यानी आप लोगों ने जो किया है, पहला प्रश्न है कि नेपाल कैसे और कौन से बॉर्डर से जाएं। तो दरअसल मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैंने कई बॉर्डर से एंट्री ली है नेपाल के लिए, लेकिन जो मैं सबसे बेस्ट बॉर्डर रेकमेंड करूंगा वो है सोनौली वाला बॉर्डर। यानी यूपी से आप यहाँ से गोरखपुर जाइए। यदि आप सेंट्रल इंडिया में रहते हैं तो आप बनारस जाइए, वाराणसी से बस मिलती है गोरखपुर के लिए, और गोरखपुर से हालांकि बस भी जाती है। और चूँकि आप अभी मैं इस वीडियो में बाइकर्स के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए मैं इसमें सिर्फ बाइकर्स के लिए मैं नॉलेज शेयर करूँगा। तो आपको सबसे पहले सोनौली बॉर्डर पर पहुँचना होगा। तो आप हालांकि आप कई बॉर्डर से जा सकते हैं, जो उत्तराखंड में पड़ता है, बिहार में पड़ता है, पश्चिम बंगाल में पड़ता है, यूपी में पड़ता है। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी भी बॉर्डर से एंट्री लेने में कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो आपकी बाइक का पास बनवाने के लिए 2 व्हीलर या 4 व्हीलर का है, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बट मैं सबसे ज़्यादा चूँकि मैं जिस बॉर्डर से एंट्री लिया था, तो उसको मैं रिकमेंड करूँगा आप सोनौली बॉर्डर से ही जाने को प्रेफर करिए। आप हालांकि किसी भी बॉर्डर से जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहला प्रश्न ये था। और आप लोगों ने जो दूसरा प्रश्न किया है कि नेपाल में अपने 2 व्हीलर या 4 व्हीलर को एंट्री पास कैसे लें, उसका फीस, प्रोसेस, डॉक्यूमेंटेशन और सेल्फ एंट्री का प्रोसेस क्या है। तो फ्रेंड्स मैं बता देना चाहता हूँ कि मैंने जो एंट्री लिया था वो सोनौली बॉर्डर से लिया था। और आपको अपने 2 व्हीलर के पास के लिए, आपको सेल्फ पास के लिए कोई डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। आपके पास सिर्फ इंडिया का एक पहचान पत्र होना चाहिए। आपके पास या तो वोटर आईडी कार्ड या फिर आपके पास आधार कार्ड, कोई भी हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि ये चीज़ कोई आपसे पूछेगा भी नहीं, क्योंकि आप मोस्टली जानते हैं, इंडियंस नंबर देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि इंडियन ही है। लेकिन आपको एक डॉक्यूमेंट इंडिया का रखना पड़ेगा, और जो ज़रूरी भी है एज ए इंडियन सिटीज़न, तो वो आपको रखना चाहिए। और अपनी गाड़ी के लिए आपको एक वहाँ पे पास लेना पड़ेगा, जो नेपाली भाषा में जिसको बोलते हैं भन्सार। वो मैं आपको दिखा देता हूँ, जो मैंने लिया था। ये ऐसा कुछ भन्सार पेपर होता है। ये फर्स्ट में मैंने लिया था 7 दिनों के लिए। ये देख सकते हैं आप अगर आपको दिख रहा होगा, तो ये उसका रिसिप्ट है, कैश रिसिप्ट, जो मैंने दिया था कितना, 7 दिनों के लिए। आप देख सकते हैं 1050 नेपाली रुपए मैंने दिया था, यानी इंडियन लगभग 700 रुपये। तो ऐसा कुछ पेपर बनता है वहाँ पे। और जब आप यहाँ से जाएंगे तो आपको हो सकता है, आपको जो वहाँ पे जो एजेंट हैं, दलाल लोग हैं, वो परेशान भी करें, तो आपको वहाँ पे सीधा बोल देना है कि मुझे पता है कि कितने रुपए लगते हैं यहाँ पे। वो हालांकि आपको 150-200 रुपये जो बताएंगे, बट आपको जानकारी के लिए मैं बता दूँ कि इंडियन में आपको वहाँ पे 100 रुपये पर डे के हिसाब से, और नेपाली में अगर आप देना चाहते हैं तो 150 पर डे के हिसाब से आप जोड़कर वो, हालांकि जो ऑफिसर अंदर बैठेंगे वो जो रिसिप्ट देंगे, आपको क्लियर रिसिप्ट देंगे, उनमें कोई धांधलीबाजी नहीं रहती। तो ये आपके प्रश्न का पहला उत्तर था, एंट्री फीस कैसे लें। फीस मैंने बता दिया आपको, इंडियन में 100 रुपये पर डे और नेपाली में 150 रुपीज़ पर डे। तो ये पर डे का आपके 2 व्हीलर का फीस रहेगा। 4 व्हीलर से हालांकि मैं नहीं गया था, इसलिए मैं इसके बारे में कुछ नहीं बात करना चाहता हूँ। हालांकि जब मैं फ्यूचर में कभी 4 व्हीलर से एंट्री लूँगा नेपाल में, तो उसके बारे में ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। और डॉक्यूमेंट्स
दूसरी चीज़ आती है कि आपके आप जो अपनी टू व्हीलर ले जा रहे हैं उसका डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आपको रखना पड़ेगा। तो वहाँ पे तो हालांकि मुझसे सिर्फ आरटी मतलब उसका रजिस्ट्रेशन, आरसी बुक जो होता है, रजिस्ट्रेशन जो होता है, रजिस्ट्रेशन और जो पर्सन जाएगा वहाँ पे, जो गाड़ी चलाने वाला जो ड्राइवर रहेगा उसका लाइसेंस, ये दोनों का आपको ज़ेरॉक्स यानी फ़ोटोकॉपी करवा के और वहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। और इसका प्रोसेस भी बता देता हूँ। सबसे पहले आप वहाँ पे जाएंगे जब, तो वहाँ पे काउंटर में आपको एक रेड कलर की पर्ची लेनी होगी, जिसमें वहाँ पे जो ऑफिसर बैठे रहेंगे उसमें आपकी गाड़ी की डिटेल्स उसमें डालेंगे। इसके बाद उस पर्ची को लेकर आपको खिड़की नंबर 1 पे जाना पड़ेगा। तो वहाँ पे वो डॉक्यूमेंट्स का पूरा रिसिप्ट तैयार करेंगे। उसके बाद आपको कैश काउंटर में जाना है, वहाँ पे आपको पैसा जमा करना पड़ेगा। देन आपको वहाँ का पास मिल जाएगा, जिसे बोलते हैं भंसार। तो ये डॉक्यूमेंट्स हुआ। सेल्फ एंट्री का प्रोसेस तो मैंने बता दिया, कोई वहाँ पे पूछने वाला नहीं है इंडियंस को कि आपके पास पासपोर्ट है, कुछ भी, कोई इसकी ज़रूरत नहीं है। आपके पास एक वोटर आईडी, आधार कार्ड है, वो इनफ है। हालांकि वो इसको भी कोई नहीं वहाँ पे पूछता है। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिए आप, ये मैंने आज तक किसी यूट्यूब के वीडियो पे नहीं देखा। आप जो भी अपना टू व्हीलर ले जा रहे हैं, ध्यान रखें उसमें आपके जो दोनों साइड ग्लास हैं वो प्रॉपर होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके पास एक साइड ग्लास है तो आप एंट्री ले लेंगे। आप एंट्री गलती से ले भी लेंगे तो आपको अंदर जाने के बाद इतना आपको फाइन मार देंगे कि आपका वो सब कराए में पानी फिर जाएगा। यानी कि 2000 3000 जो भी उनके मन में है वो फाइन आपको मार देंगे। तो ध्यान रखें, आपके दोनों जो साइड ग्लास हैं वो प्रॉपर होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए। आपके जो दोनों इंडिकेटर हैं आगे और पीछे के वो क्लियर होने चाहिए, बैक लाइट क्लियर होनी चाहिए। आपकी गाड़ी कितनी भी टूटी फूटी हो चलेगा, बट ये जो इंडिकेटर, लाइट्स और आपके जो ग्लास हैं ये प्रॉपर होने चाहिए, वरना आपको वहाँ पे नेपाल में बहुत लंबा चालान मारते हैं। तो ये हुआ एंट्री का प्रोसेस। दूसरा तीसरा प्रश्न आप लोगों ने किया है कि नेपाल में कहाँ कहाँ घूमें, वहाँ पे जो प्रसिद्ध स्थल हैं या आप वहाँ पे क्या क्या एक्टिविटी कर सकते हैं, कौन कौन सी एक्टिविटी। तो इसको मैं भी कवर करने वाला हूँ इस प्रश्न में। तो सबसे पहले आप जब सोनौली से एंटर करेंगे तो आपको सबसे पहले जाना चाहिए जहाँ पे भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, लुम्बिनी। वहाँ पे आपको यदि आप घूमना चाहते हैं तो एक दिन वहाँ पे मिनिमम लग जाएगा। लुम्बिनी के गेट नंबर 3 से जैसे आप एंटर होंगे, जस्ट वहाँ पे महामाया मंदिर है। भगवान बुद्ध की जो माता का नाम था महामाया, उनका मंदिर है। भगवान बुद्ध का जहाँ जन्म हुआ था उसके बारे में आप वहाँ पे देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा दृश्य है, बहुत ही रमणीय स्थल है। उसके बाद आपको मेरे हिसाब से सजेशन में आपको वहाँ पे एक रात गुजारना चाहिए। आप जैसे गेट नंबर 3 से बाहर आएंगे आपको सस्ते में होटल भी मिल जाएगा, समथिंग नेपाली में 700 रुपये 800 रुपये, या फिर आप जैसे अपने सुटेबल के अनुसार, अपने सुविधा के अनुसार रुकना चाहते हैं वैसा आपको होटल मिल जाएगा। और खाने के लिए वहाँ पे आपको रोटी तो बहुत मुश्किल से मिलता है, हालांकि मिलता है बट आपको ऑर्डर देना पड़ेगा। वहाँ पे चावल की ज़्यादातर कंजप्शन है वहाँ पे, तो आपको चावल खाने के लिए वहाँ पे तैयार रहना होगा। और वहाँ पे प्रसिद्ध स्थल, जी हाँ, प्रसिद्ध स्थल में आपका लुम्बिनी है। लुम्बिनी आप एक दिन एक रात वहाँ पे रुकिए। देन इसके बाद आप वहाँ से आप निकल सकते हैं सीधा पोखरा के लिए। पोखरा में बहुत ही अच्छी जगह है। वहाँ पे बिल्कुल साल के जो 12 महीने होते हैं उसमें हमेशा वहाँ पे बिल्कुल ठंड का माहौल रहता है। उतना ठंड नहीं, बट अब चूँकि वहाँ पे भी क्राउड हो गया है तो थोड़ा नेचुरल में थोड़ा एक्टिविटी में कमी आई है। बट वहाँ पे नॉर्मल गर्मी के दिनों में उतनी गर्मी नहीं रहती है। सो आप वहाँ पे सेकंड दिन आप पोखरा में कर सकते हैं। और पोखरा में करने के लिए आपको बहुत सारी एक्टिविटी है, जैसे वहाँ पे केबल कार है, स्काई डाइविंग है, स्काई जंपिंग है, मतलब बहुत सारी एक्टिविटी है, एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं। आप वहाँ पे वाटर सफारी कर सकते हैं। और वहाँ पे कई सारी लेक्स हैं, जो आप जैसे ही पोखरा सिटी से ऊपर जाएंगे बहुत सारी लेक्स हैं, वहाँ पे जाकर आप एक्टिविटी कर सकते हैं। और बहुत ही अच्छी जगह है पोखरा। तो आई थिंक आपको वहाँ पे 2 दिन पोखरा में देना चाहिए, 1 दिन लुम्बिनी, 2 दिन पोखरा। देन आपको 2 दिन बाद आपको निकल जाना चाहिए मेरे हिसाब से काठमांडू। और काठमांडू में भी आपको 2 दिन देना होगा। पोखरा में भी आपको रहने के लिए अच्छी जगह मिल जाएगी, सस्ते में मिल जाएगा।
इंडियन, चूँकि वहाँ पे इंडियन 1.6 का अभी वर्तमान समय में जो रेट चल रहा है इंडियन और नेपाली रुपए के बीच में, तो आप 1000 रुपये में वहाँ का आपको 1600 रुपये मिल जाएगा। हाँ, एक चीज़ और मैं भूल गया, आप जैसे बॉर्डर पे जाएंगे आपको पैसा अगर एक्सचेंज करना हो तो कर सकते हैं, आपको नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं, इंडिया का पूरा पैसा नेपाल में चलता है। फ्रेंड्स, आपको फर्स्ट डे लुम्बिनी और इसके बाद देन 2 दिन आपको पोखरा घूमने के बाद आपको तीसरे डेस्टिनेशन पे आपको निकल जाना चाहिए और वो काठमांडू है। काठमांडू में भी आपको बहुत सारी जगह घूमने के लिए मिल जाएगी, जैसे आपको पशुपतिनाथ मंदिर, वहाँ पे फेमस टेम्पल है जो काफ़ी प्राचीन है, वहाँ पे भी आपको जाना चाहिए। और इसके बाद वहाँ पे बौद्ध स्थल है कोई बहुत बड़ा, हालांकि मैं तो वहाँ पे नहीं गया था समय के अभाव के कारण, लेकिन आपको वहाँ पे भी 2 दिन, काठमांडू में भी 2 दिन देना चाहिए। फिर इसके बाद आपको यदि घूमना हो तो आपको सबसे बेस्ट जगह नेपाल के है इलाम। इलाम जो है कि टी स्टेट है, वहाँ पे ऑर्गेनिक टी जो है वो नेपाल की पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में फेमस है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ नेपाल के बारे में जानकारी थी। तो जैसा कि मैं जहाँ पर गया था नेपाल में, तो आपको इससे रिलेटेड मैंने जो नॉलेज मेरे था वो मैंने दे दिया। और मेरी जल्दी एक अगली ट्रिप मैं प्लान किया हूँ, जिसको मैं जल्दी करने वाला हूँ और इससे रिलेटेड अपडेट आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। और हाँ, यदि आपको मेरे वीडियोस और मेरे कंटेंट्स अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे इंस्टाग्राम पे सेम नाम से फॉलो कर सकते हैं, जिसका नाम सेम है, आप जानते हैं, गोल्डस्मिथ ट्रैवलर। फ्रेंड्स, मैं 90 डेज़ का अपना एक ट्रैवल सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूं, जो मैं इस राउंड मैं जो अपना ट्रैवल जर्नी है उसको मैं नॉर्थ ईस्ट से स्टार्ट करने वाला हूं, जहां से मैंने लास्ट किया था पिछली बार, यानी दार्जिलिंग से। और आपको मैं दार्जिलिंग के आगे जो मेरा जर्नी है उसको मैं जल्द ही आपके सामने उसको लेकर मैं आने वाला हूँ। और हाँ, उसमें भी एक आपको एक क्रेज़ देखने को मिलेगा, क्योंकि मैं ये जर्नी है जो शायद मैं साइकिलिंग करके मैं इसको करना चाह रहा हूँ। और यदि मेरे प्लान के मुताबिक सब ठीक रहा तो लगभग मैं साइकिल के द्वारा ही अपनी ये 90 डेज़ की सीरीज़ पूरा करूँगा। तो यस, एक्साइटेड तो हूँ, क्योंकि जो आपको आनंद घूमने में आता है वो आपको जो आप इसमें सीख सकते हैं, जो आप इसमें एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उसको आप कहीं भी एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। सो आई एम वेटिंग। तो आप 15 सितंबर से समथिंग 15 या 20 सितंबर से मेरी जो अगली जर्नी होगी वो आपको मेरे चैनल पे अपडेट कर दिया जाएगा। और देखते हैं इस बार मैं कहाँ तक जा पाता हूँ, क्योंकि प्लान बनाना तो बहुत इजी है और उसको निश्चित समय पर पूरा करना, और दरअसल प्लान अपन कुछ और बनाते हैं और डेस्टिनी जो हमको ले जाना चाहती है वो हम कहीं और चले जाते हैं। सो देखते हैं इस बार कहाँ तक अपन चल पाते हैं। तो थैंक यू ये मेरा वीडियो देखने के लिए। और आप यदि इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम पे सेम नाम से फॉलो करें और अच्छे कंटेंट्स देखें। तो आप सभी के लिए जो आपने सपोर्ट किया इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।